ఏపీ టెట్ హిందీ సిలబస్ ఫర్ 2025 వచ్చే నెలలో జరగనున్న ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష హిందీ ఉపాధ్యాయులు, హిందీ అభ్యర్థుల కొరకు సిలబస్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఈ వీడియో ద్వారా మీకు తెలియజేయబోతున్నాను. నా పేరు మొహమ్మద్ తాహెర్ పాషా, స్టేట్ రిసోర్స్ పర్సన్, ఆంధ్రప్రదేశ్. పేపర్ 2A. ఈ పేపర్ 2Aలో పార్ట్ 1 సంబంధించి సిలబస్ ఎలా ఉండబోతుంది, సిలబస్ లో ఏ ఏ అంశాలను మనం పరిగణనలో తీసుకుని అభ్యాసం చేయవలసి ఉంటుంది, ఆ విషయాన్ని మనకు ఈ వీడియో ద్వారా మీకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. కంటెంట్ 48 మార్కుల్లో పార్ట్ 1లో ఏ విషయాలు రాబోతున్నాయి, ఆ అంశాలని ఏ విధంగా చదువుకోవాలనే విషయాన్ని ఇక్కడ సిలబస్ యొక్క వివరణ ఇస్తున్నాను. 1. कवि लेखक रचनाएं, विषय वस्तु और पृष्ठभूमि. చరిత్ర చిత్రం, భాషా శైలి ఆది. 1వ అంశంలో కవులు, రచయితలు, వారి యొక్క రచనలు, వాళ్ళ యొక్క కావ్యాలు, వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి విషయ వస్తు, పృష్ఠభూమి, చరిత్ర చిత్రం మరియు వాళ్ళ యొక్క భాషా శైలి అనే అంశాలని మనం బాగుగా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 2వది సాహిత్యక విధాయ్. సాహిత్యంలో అనేక విధాలు ఉన్నాయి. ఈ విధాల్లో ఏ విధ ఎవరికి ఎక్కువ ఫేమస్ లభించింది, ఆ విశేషత ఏంటి, ఆ విధాయక విశేషత ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఉదాహరణకి విధ మీకు తెలుసు, కథ, కహాని, అదేవిధంగా కవిత, ఏకాంకి, నాటక్, ఇలా చరిత్ర చిత్రం, అదేవిధంగా ఆత్మకథ, రిపోర్టాజ్, ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఈ సాహిత్యం యొక్క విధాయాల్లో వాటి యొక్క విశేషత, ఆ ప్రస్తుతమైనటువంటి ఆ విశేషత కలిగినటువంటి ఏ విధాలో ఏ కవి నిష్ణాతుడు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 3వ అంశం హిందీ భాషా కా ఉద్భవ్ और विकास. హిందీ లాంగ్వేజ్ ఉద్భవ్ और विकास. 4వ అంశంగా హిందీ భాషా కా క్షేత్ర, ఉపభాష और बोलिया. హిందీ భాష యొక్క క్షేత్రం ఏమిటి, దాని యొక్క ఉపభాషలు ఏమిటి, వాటి యొక్క బోలియా అనేటువంటి ఏమిటి అనేది మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చివరిగా భారతీయ కావ్యశాస్త్ర రస్ అలంకార్. అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కావ్యశాస్త్రము, రస్ అలంకార్, దీన్ని కూడా మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. पहला अंश देखिए, कवि लेखक रचनाएं, विषय वस्तु, पृष्ठभूमि, चरित्र चित्रण, भाषा शैली आदि. इसके बारे में हम विवरण से जानकारी प्राप्त करेंगे. देखिए यहाँ पर लेखक गद्य लिखता है और कवि पद्य लिखता है. प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद आदि यह लेखक हैं. सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास आदि कवि हैं. कवि वह व्यक्ति हैं जो कविताएं लिखता है, जबकि लेखक वह व्यक्ति होता है जो साहित्यिक कार्य लिखता है या बनाता है. 2. साहित्य की विधाएं और उनकी विशेषताएं. साहित्य की 4 मुख्य विधाएं हैं: कविता, कथा, गैर कथा, नाटक. इन सभी विधाओं में आलंकारिक भाषा का इस्तेमाल होता है, जैसे उपमा, रूपक और मानवीकरण. इन विधाओं के अलावा साहित्य में कई और विधाएं भी हैं, जैसे साहित्य की कुछ और विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे. देखिए यहाँ पर नॉन फिक्शन
इसमें जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण जैसी विधाएं शामिल हैं। जीवनी में लेखक किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है। आत्मकथा भी लेखक के जीवन से जुड़ी होती हैं, लेकिन यह जीवनी से अलग होती हैं, क्योंकि इसमें लेखक किसी और के बारे में नहीं लिखता। संस्मरण में लेखक अपनी यादों के आधार पर किसी घटना के बारे में लिखता है। इस तरह हमें साहित्यिक विधाओं के अंतर्गत कौन सी विधा किसे प्रस्तुत करती है, उसकी विशेषता क्या होती है, इसकी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। बाद में देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये तीसरा अंश है। इस तीसरे अंश में हम यह विषय जानकारी प्राप्त करना है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से हुआ है। विद्वानों के मुताबिक हिंदी भाषा का विकास 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। हिंदी के कुछ रूप पाली में मिलते हैं। प्राकृत काल में इनकी संख्या बढ़ी और अपभ्रंश काल में ये रूप 40% से भी ज्यादा हो गए। अपभ्रंश काल में सरल और देशी शब्दों को आवाहट कहा गया और उसी से हिंदी भाषा का उद्गम माना जाता है। ये जानकारी आप सभी को याद रखना पड़ेगा। बाद में देखिए, यह तीसरा अंश के अंतर्गत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसके बारे में जानकारी इस तरह है। हिंदी के कवि हिंदी के विकास में मध्यकालीन काल में अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि का अहम योगदान रहा। मुगल साम्राज्य के समय में हिंदी का उत्थान हुआ और यह आम लोगों की भाषा बन गई। ब्रिटिश शासन के बाद हिंदी को और प्रोत्साहन मिला और इसे भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। आधुनिक मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से शुरुआत हुई। इस तरह से जानकारी प्राप्त करते हुए चौथा अंश हिंदी भाषा का क्षेत्र, उपभाषा और बोलियों के बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा को भाषा वैज्ञानिकों ने 5 उपभाषाओं में बांटा है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, इस तरह से 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। यह देखिए पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रजभाषा। तीसरी है राजस्थानी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। बिहारी, भोजपुरी और मगही। और अंत में पहाड़ी, मैथिली और कुमाऊनी। इस तरह से उपभाषाओं से बोलियों का विकास हुआ है। 5वां विषय है भारतीय काव्यशास्त्र, రస అలంకారం. ఈ అంశంలో ప్రశ్నలు చాలా స్పష్టంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే సమాధానాలు కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. వీటిని బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి, బాగా చదివి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ఆన్సర్‌ని కరెక్ట్‌గా మనం ఎంచుకోగలం. भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा को सौंदर्य माना जाता है। इसे भारतीय आचार्यों ने शोभा और चारुता जैसे शब्दों से जाना है। वही रस को काव्य शोभा, काव्य चारुता या काव्य सौंदर्य की अनुभूति माना जाता है।
काव्य में सौंदर्य की रचना करने वाले अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य जैसे उपादानों को काव्य की आत्मा नहीं माना जाता। बाद का अंश है रस। काव्य के श्रवण या पठन से सहृदय के मन में उत्पन्न होने वाला भाव। रस का संबंध काव्य रचनाओं में निहित अर्थ या भावार्थ से है। किसी भी वाक्य को सुनने के बाद हमें जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे आनंद की अनुभूति या आनंद का भाव। रस के कई प्रकार के होते हैं, जैसे श्रृंगार रस, अद्भुत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और शांत रस। बाद का अंश है छंद। रचनाओं के स्वरों या व्यंजनों के संख्यात्मक और चरणबद्ध संयोजन से संबंधित है। मात्रा या वर्णों की निश्चित मात्रा जो रागात्मक में वृद्धि करे उसे छंद कहते हैं। अंत में अलंकार। अलंकार के बारे में काव्य में शब्दगत या अर्धगत चमत्कृत को अलंकार कहते। यह कहा जाता है अलंकार सजावट करने वाला। अलंकार शब्द संयोजन या सजावट से संबंधित होता है। जैसे जब किसी वाक्य में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार हैं, ये अलंकार के लक्षण क्या हैं, अलंकार के संबंध में कुछ उदाहरण क्या हैं, इनको प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आप सही सही से लिखना होगा। यह देखिए, अब यहाँ तक पार्ट 1 के अंतर्गत 1 से लेकर 5 तक जो भी सिलेबस के अंश दिए गए हैं, पार्ट 2 ये 60 अंक के लिए, उसमें आपको अगली वीडियो में यह विषय आप पढ़ सकते हैं। ये 6 और 7 ये दोनों अंशों के संबंध में अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगा। उस वीडियो के लिए इंतजार करें। आपका दिन अनंत मंगलमय एवं शुभमय हो। धन्यवाद।